तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है भवानी सिंह भाटी। और इनका सवाल ये, एक बच्चे ने ऑनलाइन फॉर्म तो भरा लेकिन उसने वापस ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की है, तो क्या उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा या आवेदन ऑटो वेरीफाई हो जाएगा? कृपया मार्गदर्शन करें। तो भवानी सिंह जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि अभिभावक के द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो लास्ट डेट के बाद यहां पे पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। लास्ट डेट का मतलब है रिपोर्टिंग की लास्ट डेट से। और जिस स्कूल में ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग हुई है, यदि उस स्कूल में आरटी की सीट खाली है तो ऑटोमेटिक है एडमिशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फॉर्म है, आवेदन है या एडमिशन है, वो निरस्त नहीं होगा। शर्त इतनी है, यदि उस स्कूल में आरटी की सीटें खाली होंगी तो ही फाइनल एडमिशन होगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और पूछने वाले हैं धर्मनीश कुमार पुजारी। और इनका सवाल यह है, जो अभिभावक किराए पर रह रहे हैं, किरायानामा के बेसिस पर क्या उनके बालक बालिका का एडमिशन हो सकता है? तो देखिए मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, किरायानामे के आधार पर एडमिशन नहीं हो सकता। अब यहां पे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए रूल ये बोलता है कोई भी गांव का बच्चा तो शहर की स्कूल में नहीं पढ़ सकता, शहर का बच्चा गांव में नहीं पढ़ सकता, एक शहर का बच्चा दूसरे शहर की स्कूल में वो नहीं पढ़ता। लेकिन आपको मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा, यहां पे देखिए स्कूल साथी नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। शायद उनको पूरा ध्यान नहीं होगा या जानबूझकर वो कर रहे होंगे, क्योंकि किराएनामे के आधार पर है बच्चों का वो एडमिशन कर रहे हैं आरटी के तहत। जबकि यहां पे खास बात यह भी है कि यहां पे है उन एडमिशन को विभाग के द्वारा वेरीफाई भी किया जाता है और विभाग के द्वारा संबंधित स्कूल को फीस या पुनर्भरण की राशि वो भी दी जाती है। लेकिन ये सरासर नियमों का उल्लंघन है। धीरे धीरे है इसकी जांच होने वाली है। नियमानुसार यदि काम होगा तो अच्छा काम होगा, लेकिन भविष्य के अंदर इस प्रकार के एडमिशन देने वाले स्कूल साथी हैं वो जरूर फंसेंगे। अगर कोई स्कूल साथी ये वीडियो देख रहा है तो भैया इस बात को जरूर याद रखना कि राजगुरुजी ने क्या कहा, आज नहीं तो कल जरूर फंसोगे। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगा, किरायानामे के आधार पर ये एडमिशन नहीं होगा। फिर भी यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो आप करवा लीजिएगा। राजगुरुजी को इसमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और पूछने वाले हैं रमेश कुमार। और इनका सवाल यह, ऑनलाइन अपग्रेड 9th 10th की नहीं लग रही है पोर्टल पर, एकीकृत मान्यता मॉड्यूल में मान्यता का कॉलम नहीं भरा जा रहा है। तो देखिए रमेश, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट है वो भेजिएगा, क्योंकि एकीकृत मान्यता का जो मॉड्यूल है वहां पर कई स्टेप होती हैं। अगर एक स्टेप में आप गलत जानकारी भरते हो तो अगले स्टेप के अंदर है वो सही जानकारी नहीं लेगा। तो सही जानकारी तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना जो स्क्रीनशॉट है, जो समस्या आ रही है, हाईलाइट करके और समस्या लिख के मुझे भेज दीजिएगा। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देने की। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और पूछने वाले हैं राहुल। और इनका सवाल यह, नमस्ते सर जी। नमस्कार। एनएसपी माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप अब तक नहीं आई, जबकि फॉर्म 2022 का भरा हुआ है और ना ही अब की बार एनएसपी स्कॉलरशिप पर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के फॉर्म ओपन हुआ है। सर क्या यह स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है या इसका कोई और कारण है? क्योंकि सर मुझे सिर्फ यही एक स्कॉलरशिप मिलती है, अगर यह भी बंद हो जाएगी तो दूसरी कोई स्कॉलरशिप है तो बताइए, थैंक्स। तो राहुल देखिए, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए ना तो विभाग के द्वारा माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप है वो बंद की गई है। यदि आपको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको अपने फॉर्म का स्टेटस है वो देखना चाहिए। क्या वो स्कूल या कॉलेज के द्वारा वेरीफाई किया गया, क्या वो डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाई किया गया? यदि वो दोनों ही के द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है तो यहां पे देखिए माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट को है विभाग के द्वारा सभी को स्कॉलरशिप वो नहीं दी जाती है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर एक मेरिट का क्राइटेरिया वो रखते हैं और जिनकी मेरिट ज्यादा रहती है ना, उनको यहां पे पहले स्कॉलरशिप है वो मिलती है। बस इसका यही कारण है, बाकी इसका और कोई भी कारण नहीं है। और रही बात नए फॉर्म की, तो देखिए फॉर्म तो निकलते हैं, हो सकता है शायद आपको ध्यान नहीं हो। तो फाइनल बात यह है कि आप स्टेटस देखिएगा और जो भी जानकारी मुझे इंस्टाग्राम के साथ वो शेयर कीजिएगा, आपकी मदद है वो की जाएगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और पूछने वाले हैं ओके ओके। और ओके ओके ने काफी दिनों के बाद सवाल पूछे है, हमारे प्यारे सब्सक्राइबर लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए। आज इनका सवाल यह है,
सर हमने तो हमारे विलेज के स्टूडेंट को ही एडमिशन दिया है, बट कुछ पेरेंट्स ने डीओबी प्रूफ गलत अपलोड कर दी है और बोल रहे हैं कि आपको बाद में दे देंगे, क्या करें? तो ओके देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा बाद वाला सिस्टम ये नहीं होता है, क्योंकि यहां पे अभिभावक भी थोड़ी सी चाल खेलते हैं। उनके जो बच्चे की जन्म तिथि है, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर, वो बड़ी होती है नियमानुसार, और पोर्टल पे वो छोटी कर देते हैं, क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं कि बाद में हम डीओबी संशोधन करा लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, बाद में किसी भी हालत में आरटी वाले स्टूडेंट की डीओबी में परिवर्तन नहीं होगा। कोई अगर माइनर गलती नहीं रह जाती है, अगर सरासरी गलत है तो वो नहीं होगा। तो ऐसे में दस्तावेज में जो डीओबी दी गई है, जैसे उनके आधार कार्ड पे उनका जो डीओबी सर्टिफिकेट है, उनमें उस आधार पर है, आपको है फॉर्म को वेरीफाई करना। यदि फॉर्म में जानकारी गलत है और दस्तावेज में डीओबी ज्यादा है, बड़ी है, नियमानुसार है, तो आप उसे है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रामेश्वर लाल, और इनका सवाल यह है, हमने जमा करवा दिया रिजल्ट, लेकिन 6, 7, 9 का रिजल्ट, एग्रीगेट, ग्रीन शीट और स्टेटमेंट ऑफ मार्क, इन 3 का ही प्रिंट आउट भेजा है, फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं भेजा है, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? तो रामेश्वर जी देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, जिला समान के तहत है जो रिजल्ट जमा कराया जाता है, उनके अलग अलग दिशा निर्देश गाइडलाइन होती है। तो आप अपने जिले के अनुसार है उस गाइडलाइन को पढ़िएगा और उसी के अनुसार है यहाँ पे जमा करवाएगा। यहाँ पे मैंने हमारे वाले वीडियो में जानकारी दी थी, वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को आधार मानते हुए जानकारी दी। अगर आप झुंझुनू के रहने वाले हैं और जो फॉर्मेट आपने जमा नहीं करवाए हैं तो आपको करवाना है, क्योंकि इसके बगैर है रिजल्ट शायद वो जमा नहीं करेंगे, और कर भी लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, फिर फालतू के लफड़े में आप पड़ो नहीं। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं परियार, और इनका सवाल यह है, आरटी का फॉर्म भरते समय फीमेल की जगह मेल भर दिया है, अब रिपोर्टिंग भी कर दी है, उसको ठीक कैसे किया जाए? समस्या का समाधान बताएं, आपसे हमें सहयोग की उम्मीद है। तो परिवार, यदि आपको सहयोग की उम्मीद है तो मैं भी खरा उतरूंगा। देखिए, मैं हर बार वीडियो में आपको बताता हूं, और जब से ये एडमिशन की प्रोसेस चली है, हर एक वीडियो में कुछ न कुछ नई जानकारी आपको दी, और ये जो जेंडर वाली समस्या है, इसके बारे में तो मैंने सबसे पहले आपको बताया। अगर फॉर्म में जेंडर ही गलत हो गया तो देखिए फिलहाल है इसमें संशोधन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार जो आरटी की हेल्प मेल है उस पे आपको मेल करना है। मेल आईडी आपको पोर्टल पे मिल जाएगी, हमारी साइट के ऊपर मिल जाएगी। एक साधारण प्रार्थना पत्र लिखिएगा और अपनी गलती स्वीकार कीजिएगा और फॉर्म में करेक्शन करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिलहाल तो शायद ये करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में दिक्कत आ जाएगी उनको। जब यहाँ पे एडमिशन फाइनल हो जाता है उसके बाद है ये प्रोसेस आपको स्कूल के द्वारा भी करवानी है और खुद आपको भी करनी। स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यदि जेंडर की गलती है, भूलवश ऐसी हो गई, तो ऐसे आवेदन फॉर्म को आप निरस्त मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में है इसमें संशोधन है, आप अपने स्तर पे वो करवा सकते हैं, यानी स्कूल वाले वो करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे इसके बारे में अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं किशोर सोनी। इनका सवाल यह है, गुरुजी हमें एक बच्चे के द्वारा ऑनलाइन 1 पेज वाला आय प्रमाण पत्र, ऑफलाइन 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र व्यक्तिगत प्राप्त हो गया, तो अब ऑनलाइन उस दस्तावेज 1 पेजी आय प्रमाण पत्र को वेरीफाई कर दे, क्या आप राय दे? तो किशोर सोनी, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए इस बार 4 पेज वाला ही मान्य होगा, तो ऐसे में 1 पेज वाला यहां पे गार्जियन के द्वारा अपलोड किया गया है, तो उस पे आप ऑब्जेक्शन लगाएगा, डॉक्यूमेंट री अपलोड का लगा दीजिएगा और गार्जियन को कॉल करके सूचित कर दीजिएगा कि भैया 4 पेज वाला वो लगा लीजिएगा। उसके बाद सीबीओ के द्वारा है उसे वेरीफाई करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दस्तावेज हैं विभाग को भी दिखते हैं, यदि गलत आप अपलोड कराओगे, वेरीफाई कर दोगे, तो शायद हो सकता है कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपके सामने समस्या आ जाए, और राजगुरु जी ये नहीं चाहता कि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं वीरेंद्र खंगड़ोत, और इनका सवाल यह है, सर आय प्रमाण पत्र सादा पेपर पर बनवाना है या 50 रुपए के स्टाम्प पर, कृपया बताने की कृपा करें। तो वीरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया उसको ही आपको भरना है, ना तो आपको 50 रुपए पे है वो प्रिंट करवाने, या बॉन्ड पे या स्टाम्प पे आपको प्रिंट करवाना है। लेकिन शर्त इतनी है कि यहाँ पे आपको नोटरी के द्वारा प्रमाणित है वो जरूर करवाना पड़ेगा। बाकी अगर आप उस फॉर्मेट को साधारण बोलते हैं तो वो साधारण ही आपको अपलोड है वो करना है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, और इनका सवाल यह है,
सर जी क्या एक ही विद्यार्थी दो अलग अलग आवेदन कर सकता है कि और अलग अलग स्कूलों का चयन करके तो दो स्कूल में रिपोर्टिंग भी क्या समस्या हो सकती है? तो देखिए भाई मैं आपको बताना चाहूंगा एक स्टूडेंट कैसे दो स्कूलों में आवेदन कर सकता है, क्योंकि जब आवेदन करेंगे तो यहां पे आधार नंबर डालना पड़ेगा तो डुप्लीकेसी आएगी, मोबाइल नंबर डालेंगे तो डुप्लीकेसी आएगी। हो सकता है कि यहां पे गार्जियन के द्वारा थोड़ी सी इसमें चालबाजी वो कर दी है, तो शायद वो दो स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। और कई बार देखिए सर्वर की समस्या के कारण है यहां पे आधार नंबर पकड़ में नहीं आता है, तो ऐसे में दो बार आवेदन हो सकते हैं। तो मैं ये पुख्ता तो आपको नहीं कह सकता कि दो बार आवेदन होंगे नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन नियमानुसार कोई भी बालक दो आवेदन फॉर्म नहीं भर सकता, और उसका फायदा भी नहीं है, क्योंकि यहां पे एक साथ अपन 5 स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं, तो अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता कहां पर आए। तो ये वैसे तो कोई दिक्कत यहां पे नहीं आने वाली है, और दो आवेदन वो भर भी नहीं सकता है। बाकी ये क्या माजना है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे दिमाग लगा रहे हैं, मेरे तो समझ से बाहर हो रखा है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं नीता स्प्रिंट्स, और इनका सवाल यह है, सर मैंने लास्ट ईयर अनुप्रति से एलन सीकर में था, तो कल एलन वालों ने अनुप्रति की दूसरी साल के लिए एडमिशन के लिए बुलाया है। मुझे लगता है कि ये एलन वाले पैसा मंगा के, तो मैं एलन में एडमिशन के लिए जाऊं या नहीं, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए भैया मैं आपको कहना चाहूंगा अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत यदि आपको पहले या लास्ट ईयर में है यहाँ पे पैसे मिले हैं, स्कॉलरशिप मिले हैं, तो आप दोबारा पे आवेदन कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको सेम ही कोचिंग के अंदर है आवेदन कर सकते हो, आप कोचिंग है वो भी चेंज कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर एलन वाले आपको ये बोल रहे हैं तो भैया जाहिर सी बात है उसमें उनकी निजी स्वार्थ की जो भावना है वो छिपी हुई है। तो ऐसे में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरो या दूसरी कोचिंग में जाना चाहते हो तो मर्जी आपकी है, इसमें मैं आपको कोई भी राय नहीं दूंगा, चाहे आप एलन में जाओ या फिर किसी दूसरी कोचिंग में जाओ, लेकिन आप भर सकते हो, मात्र उनके कहने से है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आशा रखता हूं अब आप समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग है कंप्लीट हो लिए। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके सवालों के सही जवाब दिए हैं और आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट है वो कर दीजिएगा। इसके बाद जो साथी चाहते हैं कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल का जवाब दूं, तो जब भी आप अपना कमेंट करो हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ किया करो। यदि आपका सवाल सही रहा और मेरी लिस्ट में आ जाएगा तो Q&A वीडियो के अंदर आपके सवाल को भी शामिल कर लिया जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।